दाग दहलवी की, खुसरो की, गालिब की और मीर की ज़ुबान की तरफ फिर से वापस पलटते हैं। जनाब। फरमाइएगा लवली भाई, यहाँ पर या प्यारे भाई कहूँ या लवली भाई कहूँ, मैं फ्रैंक हो के आज आपके साथ बहुत सारी बातें करूँ जी जी जी। और दिल की बातें करूँगा। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, 8 ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ही खित्ते ਦੇ ਵਿੱਚ। जी वाह। पंजाब की सकाफत ऐसी है कि यहाँ पे शदीद गर्मी होती है और शदीद सर्दी होती है, जी बिल्कुल। और उससे हमें पगड़ी बचाती थी। अगर आप पाकिस्तान में आज भी देखें, गांव-गांव जाएं, बुजुर्गों को देखें, तो मुसलमान लोग भी जो पुराने थे वो पगड़ी बांधते थे। ऐसा नहीं था कि ये पगड़ी जो है वो सिर्फ सिखों की थी। मज़ाहिब की जो है नमाज गाहें, उनका जिक्र हो गया, उनकी इबादत गाहों का जिक्र हो गया। आप फरमाइएगा सिख कम्युनिटी के हवाले से, ये तो आप इरशाद फरमा ही रहे हैं कि कितनी तादाद में मौजूद है, किन किन इलाकों में मौजूद है, जी जी। कहाँ कहाँ आपकी इबादत गाहें अभी फंक्शनल हैं, किन पर काम हो रहा है, और साथ में ये भी इरशाद फरमाइएगा कि क्या मुश्किलात दरपेश है और कौन कौन सी सहूलियात जिनसे आप समझते हैं कि आप उनसे मुतमईन हैं, उनका भी जिक्र खैर फरमाइए। शारदा टेम्पल देख लें, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा मंदिर शारदा टेम्पल। दुनिया का हर एक ब्राह्मण सुबह उठ के उसके तरफ मुंह करके श्लोक पढ़ता है। अच्छा, ये शारदा टेम्पल की जो है वो एक दास्तान है बड़ी लंबी। जो देखें, पाकिस्तान में जो है वो सिखों के बहुत सारे मुक़द्दस मुकामात है। मेरी गिनती के मुताबिक तकरीबन कोई 600 के करीब ऐसे मुकामात हैं जो कुछ पंजाब में हैं और कुछ पंजाब से बाहर भी। 47 की जब तकसीम हुई, जब डिवाइड हुआ, तो पंजाब से सरदार सब के सब माइग्रेट कर गए थे। तो आप कैसे रह गई आपकी फैमिली यहाँ पाकिस्तान में? वही सिख लोग फिर पेशावर में जो है वो कामयाब हुए, आगे बढ़े, और वहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी थी। लेकिन पिछले 8-10 सालों में मेरा ख्याल है कुछ 34 के करीब ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनको टारगेट किलिंग के जरिए उनको अपनी शॉप के अंदर बड़े बड़े मारूफ और मशहूर किस्म के सरदार, बिल्कुल यहाँ पर सियासी खिदमात। जी, श्रवण सिंह जो है वो उनकी सियासी खिदमात थी। ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें बहुत से ब्लूपर्स भी हमें मिलते हैं, बहुत जो है वो शुगली सीन भी, वो फनी सीन भी जो है ना वो हो जाते हैं अक्सर रिकॉर्डिंग के दौरान। और फिर आपका तो सब्जेक्ट ही जो है वो तकरीबन 80 से ऊपर वाले बुजुर्ग होते हैं, बाबे होते हैं, जिन्हें या तो कम सुनाई देता है, या सवाल उनसे कुछ किया जाए जवाब उसका कुछ मिलता है, जी जी, या फिर अक्सर तो लोग तैयार ही नहीं होते इसके लिए जी जी कि हम आपसे बातचीत करें। इतनी मुश्किलात के बावजूद ये सफ़र कैसा रहा? मैं वो कमाल की बात है इसमें बताऊंगा कि जितने इंटरव्यू हम कर सके इतने इंटरव्यू हम नहीं कर सके। अच्छा, तो कितने कर सके अभी तक? तकरीबन 2000 के करीब जो है वो, मतलब 4000 की गिनती जो है वो, अल्लाह अकबर। हमारे कैमरामैन इस चीज़ के गवाह हैं, अभी सुन भी रहे हैं, उनने मार खाई थाने देखे उन्होंने। अच्छा, तो ये बड़ा सिलसिला हमारे साथ पिछले 10 सालों में हुआ। मोहतरम नाज़रीन, मैं ये बात सुनने के बाद हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने कैमरामैन हजरात के जो तासुरात हैं वो सुने, और उन्होंने इसको बिल्कुल खुश दिली से कबूल किया, और उन्होंने जब भी ये मामला बयान किया बड़ी खुशी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बयान किया कि ऐसे हमें पुलिस वालों ने पकड़ा और हमें ले गए। तो जैसे ही हम गाड़ी में आगे निकल गए तो 2-3 मिनट कुछ सेकंड तो हमें पता नहीं चला, लेकिन नासिर ने मुझे कहा पंजाबी च शीशे च देख पीछे। मैं शीशे में जब पीछे देखा तो बुजुर्ग गाड़ी के पीछे दौड़ लगा। अच्छा, मोहतरम नाज़रीन, सोच पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़ ख्यालवी ने कहा था, ये मंदिर मस्जिद बुत खाने, तेरी दीद के जाना काशाने, कोई ये माने कोई वो माने। बर सगीर कई मज़ाहिब का मरकज़ रहा, कई मज़ाहब ने इस बर सगीर में जन्म लिया, एशिया में जन्म लिया। तो जहाँ बहुत सी जो है वो रिलीजस के हवाले से यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, यहाँ पर बहुत से नज़रियात जो है वो यहाँ पर हमें मिलते हैं, और खुशकिस्मती ये है कि ये नज़रियात कहीं ना कहीं हम आहंग भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें तसादुम भी नज़र आता है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, पंजाबी लहर इनका बहुत खूबसूरत हवाला, और फिर मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी के लिए बहुत अहम किरदार हमारे दोस्त जनाब भूपिंदर सिंह लवली साहब। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। लवली भाई, थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। सबसे पहले तो मैं सिपास आपकी खिदमत में पेश करूँगा, खिराज तहसीन पेश करूँगा कि मज़ाहिब को करीब लाने के लिए पाकिस्तान में सिख मत
और मुसलमानों को करीब लाने के लिए, फिर हिंदू मत को करीब लाने के लिए जो आपका किरदार है, जनाब नासिर ढिल्लों साहब का किरदार है, वो यकीनन हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपका शुक्रिया लफ्ज़ों में ज़रूर अदा कर सकते हैं। जो आपकी एफ़र्ट्स हैं, जो आपकी कोशिशें हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो काम खुदा हमसे ले रहा है, ये मेरा ख़्याल है उनकी तरफ से, कुदरत की तरफ से लगाई गई एक ड्यूटी है, जिससे मेरी कोशिश है कि इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो मैं अदा कर सकूँ। मेरी उर्दू जो है वो थोड़ी-सी कमज़ोर है। मैं कभी-कभी कोशिश करता हूँ कि उर्दू को कुछ खिला-पिला के जो है वो ताकतवर कर दूँ। लेकिन कहीं पे भी अगर पंजाबी निकल जाए तो आपके सुनने वाले, चाहने वालों से जो है वो माज़रत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पंजाबी जो है वो कमतर ज़बान है। पंजाबी की बहुत पुरानी जो है वो तारीख़ है, लेकिन चूँकि आपके सुनने वाले लोग उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, सो हो सकता है पंजाबी के कुछ जो अल्फाज हैं उनको समझ ना आए, तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आप गाड़ी तेज़ करेंगे शायद उर्दू जो है वो पुरानी याद आ जाए, कम होती जाए और फिर हम पंजाबी की तरफ बढ़े। मैं तो कहूँगा कि आपका तो माँ बोली नाल डूंगा प्यार है तुहाडा जी बिल्कुल, कि तुसी अपनी माँ बोली नूं हमेशा जिंदा रखते हो। जी बिल्कुल। जिथे भी जाते हो अपनी माँ बोली जो गल करते हो, और यही यकीनन सिख कौम की कामयाबी का राज भी है, मैं ये समझदा। देखो जी, बिल्कुल सोहनी गल तुसी कीती। देखो 2 दूनी 4 ने और 2 + 2 4 है, ठीक है। लेकिन वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 दूनी 4 ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ सकाफत ਜਿਹੜੀ है वो फिक्की पै रही है। दाग दहलवी की, खुसरो की, गालिब की और मीर की ज़ुबान की तरफ फिर से वापस पलटते हैं। जनाब फरमाइएगा लवली भाई, यहाँ पर या प्यारे भाई कहूँ या लवली भाई कहूँ, मैं फ्रैंक हो के आज आपके साथ बहुत सारी बातें करूँ जी जी और दिल की बातें करूँगा। तो वीर जी कह दो, कोई गल नहीं। वीर जी फरमाइएगा, बर्रे सगीर और एशिया का ये खित्ता जो जनूबी एशिया जहाँ पर अब हम मौजूद हैं, बहुत से मज़ाहब यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत से मज़ाहब ने यहाँ से जन्म लिया, बहुत से नज़रियात ने यहाँ से जन्म लिया, और बड़े खूबसूरत नज़रियात, बुद्ध मत के, सिख मत के, हिंदू मत के, वो नज़रियात जिन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए और इंसानियत की जो है वो तामीर व तरक्की के लिए इस इलाके में यकीनन एक अहम किरदार अदा किया है। मैं चाहूँगा मुख्तसरन आपकी राय, जे पंजाबी चाखिए तेंज कहांगे कि धर्मां दे हवाले नाल तुसीं की कहंदे हो? देखो जी, जिस तरह रब सोने ने, परमात्मा ने, वाहिगुरु ने जो इंसान के लिए इस धरती पे जो है खुराक का इंतज़ाम किया, खाण पीण का इंतज़ाम किया, इसी तरह रब ने इंसानां लई उन्हां दे ज़हनी नशो-नुमा दे लई धर्म जिहड़े ने वो अपने बंदियां राहीं उस इलाके, उस सकाफत वास्ते भेजे गए। वैसे तो मेरी नॉलेज के मुताबिक ये मैं कुछ गलत अगर आखा तो मैं माफ़ी भी चाहवागा। इस दुनिया में इस वक्त जो है तकरीबन 10,000 के करीब मज़ाहिब अब तक जो है वो गुजर चुके हैं या मौजूद हैं जी। तुहानू इस चीज़ के नाल बड़ी खुशी होएगी कि दुनिया दे विच ये जिहड़ा साडा खित्ता है, एशिया का खित्ता है, 8 वड्डे धर्म का जन्म इसे ही खित्ते दे। जी वाह। अगर तुसी एशिया का जिहड़ा मिडल ईस्ट है, उहदे च तुसी वेखो कि ज़रतश्त पुराना एक धर्म है, लेकिन फारस, ईरान और साडा इलाका इस ये ऊपर राज किया है इस धर्म ने। उस तो बाद तुसी आ जाओ कि जिहड़ी क्रिश्चियनिटी है, यहूदी ने, फिर इस्लाम धर्म है, ये 4 धर्म का गहवारा जिहड़ा है वो मिडल ईस्ट है। और जिहड़े दूसरे 4 धर्म ने पुराने, इन्हां धर्मां नालों भी पुराने जिहड़े ने बुद्ध मत, जैन मत, सनातन मत, और जिहड़ा सारे नालों नवा धर्म सिख धर्म, वो भी ये आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान दे जिहड़े ने ये धर्म। जी बिल्कुल। और दुनिया दे विच इस वेले इन्हां 8 धर्मां दे लोग बहुत ज़्यादा ने। जे तुसीं कह दो कि इस वेले 8 अरब दुनिया है तो 7.5 अरब लोग जिहड़े ने वो इन्हां 8 धर्मां नूं मनदे ने। अच्छा, तुहाडे सवाल दे विच बड़ा दम हैगा कि जिस तरह
कौम और मज़हब जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। जी। कौम अलग चीज़ है, बड़ी खूबसूरत बात की आप। कौम की एक सकाफ़त होती है, एक ज़ुबान होती है, ठीक है, और मज़हब एक अलग चीज़ है। जब हम पंजाब की बात करते हैं या इस धरती की बात करते हैं तो आपको मज़हब को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो मुस्लिमिज़्म है, अब देखें पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा मुसलमान मुकीम है, तकरीबन 97-98% बिल्कुल। है। मुसलमान धर्म की जो आपकी अहम जगहें हैं उसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? हमें सऊदी अरब जाना पड़ता है, मक्का या मदीना, या फिर इराक का विजिट करना पड़ता है, ईरान जाते हैं, जी, या औलिया किराम के जो मज़ारात हैं। क्योंकि आपका मज़हब वहाँ से आया है। हम्म, लेकिन जो यहाँ के लोगों का कल्चर है, यहाँ के लोगों का जो मौसम का जो असर है, क्योंकि कल्चर जो है वो मौसम का सेकंड आ जाता है, ठीक है। अब देखें, अगर आप किसी ठंडे इलाके में जाते हैं वहाँ पे कल्चर क्या होता है, टोपी या फिर कोई मफरल या फिर कोई चादर। हर इलाके की ये तहजीब जो है वो एक अलग अलग सी है। हम पंजाब में रहते हैं, बेशक। पंजाब की सकाफत ऐसी है कि यहाँ पे शदीद गर्मी होती है और शदीद सर्दी होती है, जी बिल्कुल। और उससे हमें पगड़ी बचाती थी। अगर आप पाकिस्तान में आज भी देखें, गांव-गांव जाएं, बुजुर्गों को देखें, तो मुसलमान लोग भी जो पुराने थे वो पगड़ी पगड़ी बांधते थे। ऐसा नहीं था कि ये पगड़ी जो है वो सिर्फ सिखों की थी। ये पगड़ी जो है ये पंजाब की शान थी। अगर आप इतिहास पढ़ के देखते हैं वाह वाह। तो ये पंजाब की शान थी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिखों ने अडॉप्ट इसको कर लिया और बाकी लोगों ने जो आहिस्ता आहिस्ता है इसको छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया इसको। जी, आपने मज़हब की बात की, मैं उस पर दोबारा आ जाऊँ जी। कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है कि हमने हमेशा जो है सरकारों ने मज़हब का इस्तेमाल किया कल्चर के ऊपर, जिसकी वजह से जो है कल्चर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। पिछले कुछ जो है वो सालों में आप देख सकते हैं। अब हम ये सारी सोसाइटी जो है वो हम अंग्रेज़ के मातहत हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, बड़ी छोटी सी बात आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन भी हम उनका ही फॉलो करते हैं ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। शायद उर्दू ज़ुबान में हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप उसके बारे में बता सकते हैं। जी जी जी। ये जितने डिस्ट्रिक्ट तहसीलें बनी हुई हैं ये गोरों की बनाई, हाँ जी, ये हम उनको ही फॉलो कर रहे जो सिस्टम कॉलोनाइज हुआ था वहाँ पर उन्हीं के जो है वो ताज़ीरात चल रही हैं, उन्हीं के कवानीन लागू हैं। बस थोड़े बहुत रद्दो-बदल के साथ जो है, सिर्फ कह लीजिए नाम बदलने के बाद हमने उनको वैसे का वैसा हम उनको लेके चल रहे हैं। बल्कि उन्होंने, हमारी ये भी बदकिस्मती रही है कि जो कुछ उन्होंने हमें दिया वो हम उसको भी बर्बाद कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा। हम रेलवे नहीं संभाल सके, हम नहरी निज़ाम नहीं संभाल। नहरी निज़ाम नहीं संभाल सके। यहाँ पर बहुत खूबसूरत नहरी निज़ाम, मजबूत तरीन नहरी निज़ाम। देखिए, ये जो हमारे पास पंजाब है ना, मज़हबों से बात निकल के अब सकाफत की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक। ये जो हमारे पास पाकिस्तान का पंजाब है ना, इसमें बार हुआ करते थे। हाँ जी। जिसे सबसे बड़ी बार जो थी वो सांदल बार। जी बिल्कुल। सांदल बार के ऊपर जो है वो कड़याना बार या कराना बार भी उसको कहते हैं। दो अलग अलग अल्फाज, कहीं कड़ाना बार लिखा हुआ है, कहीं कहीं कराना बार लिखा। जी जी जी। इसी तरह अगर आप सांदल बार से नीचे चले जाएं, आपको नीली बार और गंजी बार भी नजर आएगी, और इसी बीच में आपको छोटी छोटी और बारें भी नजर आएगी। जैसे माना वाला बार है, जैसे सैनी बार है, और बहुत सारी छोटी छोटी बारें जो हैं वो मौजूद हैं। ये बार असल में कहते हैं जंगल को, और इन बारों की एक अपनी सकाफत होती थी। वाह। इन बारों में एक अपने लोग रहते थे जिनको इन बारों का पता था, इन जंगलात का पता था कि ये रास्ते कहाँ से कहाँ जाते हैं। वाह वाह। इन बारों के अंदर अपने कुएं होते थे, अपनी एक सकाफत होती थी। सकाफत की बात करें तो पंजाब के जितने दरिया हैं, जब आप इसको डीपली पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि हर एक दरिया की अपनी सकाफत, अपनी बोली है। पंजाब जो है, वैसे तो अभी 5 दरिया हैं हमारे पास ये, लेकिन किसी दौर में ये 7 हुआ करते थे। अब आप देखेंगे कि जो लोग दरियाए सिंध के ऊपर बैठे हैं, जी हाँ, इनकी सकाफत थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल ऐसे। जो दरियाए सतलुज की तरफ बैठे हैं, उनकी सकाफत, उनकी रहन, उनका लहजा, उनकी रहन सहन, उनका मौसम, बिल्कुल, उनकी पैदावार, जो खाने पीने की पैदावार है वो भी अलग होगी। हालांकि एक पंजाब है, ठीक है। अमूमन जो रावी है इसे खरलों का इलाका भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो खरल हैं ये ब्रांच है राजपूतों की। जी।
ठीक है। तो ये चीज़ें सकाफत के साथ, ये जो सांदलबार जो चिनाब का इलाका था, ये भट्टियों का इलाका था। जी 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 बिल्कुल। और भट्टी भी भटनेर से आए थे, जी बिल्कुल। राजस्थान से आए थे। जी जी। तो बड़े ये बड़े मशहूर सूरमा हाँ, राय अब्दुल्ला भट्टी। बिल्कुल, ये बहुत बड़े नाम हैं पंजाब के। तो बात करने का मकसद ये कि इस एक इलाके की जो है वो 12,000 ज़ुबानें जो हैं हिंदुस्तान में बोली जाती थी। अंग्रेज़ के आने से पहले ये लोगों को पता नहीं है, यहाँ पे सम्मत चलता था, जो आज भी नेपाल में चल रहा है। अभी अगर नेपाल ने जो है वो बदल दिया है, वो मैं उसके बारे में जानता नहीं। यानी कि मतलब इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये क्या? ये कैलेंडर जो है वो डिफरेंट कैलेंडर थे दुनिया के अंदर। अच्छा। जब गोरे लोग, अच्छा ये बड़ी, मैं ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम एक जगह से नहीं, हमने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जगहों से सीखी। ये जो पुराने हिंदू मत के लोग, वैसे हमने ना पंजाब के अंदर हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। हम यहाँ पे जितने भी बसने वाले हैं सब लोग तकरीबन, वैसे तो हिंदू का मतलब यह है कि जो हिंदुस्तान का बसने वाला हो, उसको हिंदू अमूमन कहा जाता था। अब ये आपने मजहबी तौर पर बात की या यहाँ के? नहीं, मजहबी तौर पर मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं ओवरऑल ये बात कर रहा यहाँ हूँ। बसने वाले लोग जो यहाँ बसने वाले लोग थे उनको हिंदू कहा जाता सही, था। सही। सिंधु की वजह से, जो सिंधु मतलब जो नदी थी सिंध की, इसमें बसने वाले से जो इस जनाब लोग बसते थे, इनको हिंदू कहा जाता। बिल्कुल। ये इस्लाम धर्म के आने से पहले की बात। सही। अब देखें, हमारे इलाके में सबसे पुरानी जगहें जो है वो हिंदुओं की है। सही सही। अब मुल्तान जो है, ऐसे एक ही शहर है मेरी नज़र में कि जब से दुनिया आबाद है तब से बसने वाला एक ही शहर है, वो है मुल्तान। सही। बहुत पुरानी और कदीम तारीख। मोहनजोदड़ो के करीब करीब उसकी तारीख जो है वो जी बन जाती है, जी हड़प्पा की, और वो शहर अभी तक जो है वो आबाद है। अब वहाँ पे ज़रतश्त जो पुराना मज़हब है, उनके मानने वालों का एक मंदिर हुआ करता था, सूरज कुंड उसको कहते थे। अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा। ज़ाहिर है 47 के बाद ये जो है अपने कल्चर ख़त्म किया। इसी तरह कटास राज, यहाँ पे हिंदुओं के वेद लिखे गए हैं। जो 4 वेद हैं, सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है। सनातन धर्म की या हिंदू मज़हब की जो है सबसे पुरानी किताब जो इस इलाके की समझी जाती है, वो है ऋग्वेद। जी। तो देखिए, इस तरह हिंदू के मानने वालों की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये आप हरिपुर हज़ारा चले जाएं, यहाँ के मानने वालों की जो दुनिया में कहते हैं कि 2 या 3 जो हैं वो ऐसे, वो मंदिर का नाम क्या है मेरे जहन से निकल गया है, कि वो ऐसे 2-3 मंदिर ही हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक जो है वो सही हरिपुर हज़ारा में। फिर शारदा में इनका शारदा टेम्पल देख लें, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा मंदिर शारदा टेम्पल। दुनिया का हर एक ब्राह्मण सुबह उठ के उसके तरफ मुंह करके श्लोक पढ़ता है। अच्छा। ये शारदा टेम्पल की जो है वो एक दास्तान है बड़ी लंबी चौड़ी। मैं वहाँ पे होके भी आया। सही। और वहाँ पे सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। जी 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 जी। और खूबसूरत तरीन इलाके में, बहुत खूबसूरत इबादत गाह उनकी, आज कोई आसार मौजूद है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये फरमा रहे थे कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हिंदू मत की इबादत गाहों पर। जी बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हिंदू मत वाले मानने वाले हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। ये बड़े अफसोस से बात करना पड़ रहा है। हम बेशक सिख लोग जो हैं पाकिस्तान में, हमारी गिनती जो है वो डॉक्यूमेंट्स में 15,000 के करीब बताई जाती है। जी जी। जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और ननकाना साहब में तकरीबन 8,000 के करीब सिख लोग। अब मैं अभी इसी तरफ आ रहा था, क्योंकि हमने मज़हब की बात कर ली, हमने यहाँ पर मौजूद जो है वो सकाफ़त और तहज़ीब की बात कर ली, मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो है नमाज़ गाहें उनका ज़िक्र हो गया, उनकी इबादत गाहों का ज़िक्र हो गया। आप फरमाइएगा सिख कम्यूनिटी के हवाले से, ये तो आप इरशाद फरमा ही रहे हैं कि कितनी तादाद में मौजूद है, किन किन इलाकों में मौजूद है, कहाँ कहाँ आपकी इबादत गाहें अभी फंक्शनल हैं, किन पर काम हो रहा है, और साथ में ये भी इरशाद फरमाइएगा कि क्या मुश्किलात दरपेश है और कौन कौन सी सहूलियात जिनसे आप समझते हैं कि आप उनसे मुतमईन हैं, उनका भी जिक्र खैर फरमाइए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब का इलाका है, इसमें तकरीबन 7 से 10,000 के करीब सिख लोग आबाद हैं। और ये वो सिख लोग हैं जो पुराने यहाँ पे 1947 में रह गए थे।
जैसे कि हमारी फैमिली है, हमारा ख़ानदान है, जब 1947 में पार्टीशन हुई तो हमारा ख़ानदान बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में था और हमें जो है तला कंग का जो है वो इलाका मिला था। महाराजा रंजीत सिंह ने जब हमने फतूहात की सत्तार खालसा में, तो उस फतूहात की बदौलत हमें तला कंग का जो है वो इलाका मिला। और मेरे लकड़ दादा के चाचा जी को जब चेलियाँ वाले में, चेलियाँ वाला ज़िला मंडी बहाउद्दीन में जब आखिरी जंग हुई वहाँ पे, जी, तो वहाँ पे उनको जो है वो उस जंग में वो अंग्रेज़ों के साथ ये जंग थी। हाँ जी, अंग्रेज़ों के खिलाफ। बिल्कुल सही। आपके लकड़ दादा के चाचा जी, अच्छा, लकड़ दादा के भी आगे मतलब आपकी जद में से, आपकी नस्ल में से, बुजुर्गों में से। वीर जी इरशाद फरमाइएगा, यहाँ पर पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी तो मरकज़ है पाकिस्तान, पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब जो है, यहाँ पर जो है वो आपकी इबादत गाहें भी हैं, बाबा जी की जन्मभूमि भी यहीं पर है, आखिरी वक्त भी आपने इसी पंजाब में गुजारा। तो जो अहम तरीन मुक़द्दस मकामात हैं वो आपके ज़्यादातर, सारे तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी पंजाब में है। यहाँ पर कितनी कम्युनिटी है सरदारों की, और चलें ये बात हम अगली उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फ़िलहाल ये इरशाद फरमाइए। देखें, पाकिस्तान में जो है वो सिखों के बहुत सारे मुक़द्दस मुकामात है। मेरी गिनती के मुताबिक तकरीबन कोई 600 के करीब ऐसे मुकामात हैं जो कुछ पंजाब में हैं और कुछ पंजाब से बाहर भी हैं। अच्छा, लेकिन पंजाब में इनकी गिनती बहुत ज़्यादा है। सही। इसमें तकरीबन 200 के करीब ऐसे मुकामात हैं जो ट्रेसेबल नहीं है कि ये इस वक्त मौजूद भी हैं या नहीं मौजूद। और इसमें तकरीबन 20 के करीब मुकामात जो हैं अभी वो ऑप्शनल हैं, मतलब चल रहे हैं वो, और बाकी मुकामात जो हैं वो बंद पड़े हैं। इसमें गुरु नानक देव जी महाराज जो हमारे पहले गुरु हैं, उनके तकरीबन 100 के करीब जगहें हैं, जिसमें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाके में जो हैं वो आते हैं। उसके बाद जो है वो जो हमारे 6वें गुरु थे, गुरु हरगोबिंद पातशाह, उनके बहुत सारे गुरुद्वारे जो हैं वो कश्मीर में भी जो है वो मौजूद हैं और पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हैं। सही। ये इसके अलावा जो है, जो हमारे चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी महाराज, उनका जो जन्म है वो लाहौर शहर में हुआ, चूना मंडी में। और जो हमारे 5वें गुरु थे, उनकी शहादत स्थान भी जो है वो लाहौर में मौजूद है। बिल्कुल सही। लाहौर में तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 80 के करीब ऐसी प्लेसेस हैं जिनको अगर बचाया जाए तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उनमें सिखों का या पंजाबियों का बड़ी अहम जो है वो किरदार हो सकता है। बिल्कुल सही। इसी तरह जो है वो करतारपुर साहब, वो तो अब जो है वो इंटरनेशनल जगह बन चुकी है, खोल दी गई है। इसी तरह बंजा साहब बड़ी अहम मुकाम है। अगर हम देखें सिख सल्तनत के बारे में, जब सिख राज था, सरकार खालसा थी जी, वैसे तो यह पंजाबियों का राज था, लेकिन इसको जो हिस्टोरियन है वो सिख राज लिखते हैं, तो इसलिए हम नानकशाही कह देते हैं या सिख राज कह देते हैं। तो इसके अदवार में बहुत सारी हवेलियाँ, बहुत सारे किले जी जो हैं वो बनाए गए और वो बड़ी अहम मुकामात जो हैं वो भी मौजूद है। जैसे नौनिहाल सिंह की हवेली है, शाही किले के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। और इसी तरह अगर आप देखा जाए, अगर दूर तक देखें आप, तो ये पीर सवाक में बड़ी अहम किला है। अटक के किले के साथ बड़ी अहम हमारी जो है वो इतिहास है, जो है वो है, तारीख़ वाबस्ता है हमारी। इसी तरह हरीपुर हज़ारा, ये शहर सिखों ने बसाया था। मानसहरा जो है वो सिखों ने ये शहर जो है वो बसाया था। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो पंजाबी लोग थे, हाँ जी, चाहे वो हरी सिंह नलवा था या महाराजा रणजीत सिंह था, देखिए उस वक्त सिखों की जो गिनती थी वो 11 से 15% की थी। तो इन्होंने, देखें अंग्रेज़ों ने, हम उनको सराहते हैं कि नहरी निज़ाम यहाँ पे बनाया। हाँ जी। जब आप हैरान होंगे कि जो हरीपुर हज़ारा शहर बसाया गया था, ये दरियाए सिंध पे बंद बांध के जो है उन्होंने जो है उससे नहर निकाल के और उन्होंने ये शहर बसाया। अच्छा। और इसी तरह मानसहरा जो है वो शहर बसाया। बहुत सारी जागीरियाँ, अगर कसूर के करीब आप चले जाएं, क्योंकि हमारे पास ये 4 बारों का हमने पहले जिक्र किया, लेकिन असल में इससे पहले भी बारें मौजूद। जी 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 जी। जो नकई मिसल का इलाका है जी, ये अहलुवाल मिसल का इलाका है जो कसूर के इलाके में आता है। हाँ जी, हाँ। ये हिस्सा भी जो है वो सरकार खालसा दौर में जो है वो आबाद किया गया। अब ये देखिए, कसूर के करीब हरी सिंह नलवा एक शेर को मारता है, इसका मतलब वहाँ पे जंगल था। बिल्कुल सही। पर वक्त के साथ साथ जो है ये चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती गई और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं। देखिए, हम बाबा फरीद जी की भी मानने वाले हैं, तो
उनकी भी हमारे लिए एक हमारे मज़हब में उनका एक अहम मुकाम है। हम वहाँ पे भी जाते हैं। और बहुत सारी ऐसे बाबा बुल्ले शाह हैं। पंजाबी की अगर हम बात करें, हज़रत मियाँ मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब पंजाबी जी। के बहुत बड़े। अगर आप मजहबी चीज़ें देखेंगे तो ये 2 जगहें हमारे लिए अहम हैं। हम यहाँ पे जाना, हमारे सिख लोग जो है वो उनके लिए बड़ी अहम मुकामात हैं ये, बाबा फरीद जी और साईं मियाँ मीर जी। अच्छा 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 जी। और बाकी जो आपने बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो है, इसी तरह आप देख लें कि फ़कीर अजीज़ुद्दीन का ख़ानदान हाँ है, जी। पाई गनी खां पाई नबी जी का ख़ानदान है। इसी तरह बहुत सारे ख़ानदान हैं जो हमारे सिख गुरुओं के साथ जुड़े रहे। भाई मर्दाना जी का ख़ानदान है। और इन ख़ानदानों के साथ बहुत सारे जो हैं वो इतिहास भाई में। गिनती के हवाले से बताइएगा कि इस पाकिस्तान में सरदारों की कितनी गिनती है? जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमती जो गिनती है वो तकरीबन 15,000 के करीब बताई जाती है। अच्छा। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात करूँगा, यहाँ पर तकरीबन जो है वो 7 से 8,000 सिख लोग जो हैं वो आबाद हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये बहुत गिनती जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। कम है, जी जी। इसमें 5,000 के करीब जो है वो सिख लोग ननकाना साहब, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब साहब में आबाद हैं। और इसके अलावा फैसलाबाद में आबाद है। और इसके अलावा 3,000 के करीब या 2 से 3,000 के करीब जो है वो सिख जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में आबाद है। बिल्कुल सही। आपने दरपेश मसाइल का भी इसमें जिक्र किया। जी बिल्कुल, मैं इसी जानिब आना चाह रहा था कि आप ये भी साथ में इरशाद फरमाइएगा कि इस वक्त कम्युनिटी को कौन से मसाइल जो है वो दरपेश है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को मुतमईन भी रखती हैं। जी देखिए, उनका भी जिक्र जी देखें जी, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हर बंदे को जो है वो मसाइल दरपेश है। हर एक कम्युनिटी। जी हाँ। चूँकि हमारे पिछले जो हम जंगों के बीच में रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की तकरीबन हर एक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने बर्दाश्त किया। जी बिल्कुल। और वहाँ पे जब इन्होंने बर्दाश्त किया तो ज़ाहिर है वहाँ पे मौजूद हर एक कम्युनिटी ने वो बर्दाश्त किया, सफ़र किया है। पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर अच्छे और बुरे जो हैं वो लोग पाए जाते हैं। अगर आप यूरोप में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको हर एक इलाके में कुछ लोग कट्टर मिलेंगे, कुछ लोग जो है वो आपको वेलकम करते हुए मिलेंगे। और यही हाल है यहाँ पर भी। तो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो है सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो ही थी वो कारोबारी थी। और ये वो लोग थे जो, कुछ लोग 47 में नहीं गए, या कुछ लोग फाटा के इलाकों में जो है वो रह गए थे। और वो वहाँ पे जो फाटास में एजेंसीज हुआ करती थी उनके साथ उनका इल्हाक हो गया। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ रुक कर आपसे एक बड़ी अहम चीज़ और बड़ा अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। जी जी। कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या आमतुन्नास की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, इत्तला के मुताबिक, तो ये है कि सारे सरदार 47 की जब तकसीम हुई, जब डिवाइड हुआ, तो पंजाब से सरदार सब के सब माइग्रेट कर गए थे। तो आप कैसे रह गई आपकी फैमिली यहाँ पाकिस्तान में? देखिए, जो बेसिकली हमारा ख़ानदान है, अगर हमारे ख़ानदान की बात करेंगे तो हम 1849 से पहले जो है वो हम खालसा राज में आर्मी में थे। हमारे लक्कड़ दादा, उनके आबा अजदाद को तिला खान के करीब जो है वो सरकार खालसा की तरफ से एक जागीर दी गई थी। तो वहाँ पे आज भी हमारे जो है मोनूमेंट्स कुछ मौजूद हैं। जो बेसिकली हमारी फैमिली है, चूँकि हमारे लक्कड़ दादा ने एक अंग्रेज़ को मार दिया था 1857 के करीब, इसीलिए कि उनके जो चचा थे उनको चिलियावाला में शहीद कर दिया गया था जंग के दौरान। तो सही। दिल में नफ़रत थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने वो अंग्रेज़ मार दिया। तो उनको जो बड़े थे उन्होंने हमें, मेरे लक्कड़ दादा जी को जो है वो भेज दिया। सरदार रतन सिंह उनका नाम था। उनको भेज दिया वादिया तीरा में कि जी आप एक नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, उनका कद जो है काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से उनको वहाँ पे भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे पहले ही कुछ कम्युनिटी आबाद थी। सही। ये वही इलाका था जो हरी सिंह नलवा ने ये आबादकारियाँ की थी, फतूहात की थी इससे पहले ने। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ लोग पहले मुकीम थे, तो वहाँ पे उनकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए, और कुदरत की बात ऐसी हुई कि जब 47 हुई तो वहाँ पे पता नहीं चला। अच्छा। लेकिन पंजाब के साथ उनका कनेक्शन ज़रूर था कारोबारी लिहाज से, तो उनको बहुत देर से पता चला। और वो जब पेशावर के करीब उनमें से कुछ लोग आए भी तो उनको पता लगा कि पेशावर में हालात नहीं सही,
तो वो वापस अपने इलाकों में चले गए। वहाँ पे 7 कुरुम एजेंसियाँ थी जी, किसी का नाम कुरुम एजेंसी, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, तो वो अमन एजेंसी, कुरम एजेंसी और ये बाजोड़ एजेंसी और बाजोड़ ऐसे एजेंसी। काफ़ी एजेंसीज जी, हैं जी। वहाँ पे। तो वहाँ पे रहने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हालात ठीक हुए, उन्होंने पंजाब की तरफ तजारत का रुख किया। ननकाना साहब आए, कुछ लोग ननकाना साहब मूव हुए। लेकिन 71 की जब वॉर हुई, जब बांग्लादेश अलग हुआ, तो वो एक रेडियो पर, अब ये थोड़ा सा पहले से तरक्की याफ्ता दौर है, सही। तो रेडियो पर जब बात चली तो लोगों के अंदर एक नफरत पाई गई। वहाँ पे फिर घरों को आग लगा दी गई। वो लोग फिर वहाँ से मूव होके वादिये तीरा में सरदारों के घरों को रेडियो पर इस खबर के नशर होने के बाद आग लगा दी गई कि, और ये ना सोचा गया कि ये यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनका तो उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। देखें, ये बड़ी ही बदकिस्मती से मुझे आज भी कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को जो है वो आज से एक दहाके पहले तक कबूल नहीं किया गया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से आए कि वी आर इंडियंस, कि हम हिंदुस्तानी हैं, पता नहीं। तो इस वजह से हमें कबूल नहीं किया गया और हिंदुओं और सिखों को इस चीज़ का काफ़ी जो है वो नुकसान होता। उसमें कोई कैजुअलिटीज़ हुई जब वहाँ पर नुकसानात हुए? जाहिर बात है कि इमलाक को आग लगाई गई, तो यकीनन कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई होंगी, कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी जानों का नजराना भी दिया होगा। देखिए, अभी मैं आपको अभी की बात अगर बताऊं, क्योंकि पुराने फैक्ट्स फिगर्स मेरे पास मौजूद नहीं हैं, उसकी वजह ये थी कि हमारे आबाओ जदाद जो थे वो उन्होंने ये चीज़ अच्छी भी की, और अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो वो अच्छी नहीं भी थी। अच्छा, अच्छी ये की कि उन्होंने हमें नफरत करना नहीं सिखाया। वाह। उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि आपने यहाँ रहना है, यही आपका वतन है। और ये उन्होंने हमें हर बार सिखाया। जब हम उनसे पूछते थे इस बारे में, मेरे सवालात होते थे, तो वो कहते थे कि बेटा इनको रहने दो। मतलब वो हमें नहीं डिलीवर करना चाहते थे नफ़रतों को। आज भी अगर आप देखा जाए तो पेशावर में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी पेशावर में थी। सही। ये वो लोग थे जो कुरुम एजेंसियों में रह गए थे। एक इसमें ऐसा भी ग्रोह है जो गुरु नानक देव जी महाराज, सॉरी, गुरु अंगद देव जी महाराज के उनकी पीढ़ी में से था। अच्छा। बाबा प्रेम सिंह जी जो थे नरियाब वाले, एक नरियाब जगह है कोहाट के करीब, तो वहाँ पे वो लोग मुकीम थे। उनके बच्चे वहाँ पे मुकीम थे पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसी तरह कुछ लोग जो है 47 में जो है उनको माइग्रेट करना पड़ा काबुल, जिनको काबुल नज़दीक पड़ता था, जलालाबाद काबुल होस्ट, तो वहाँ पे माइग्रेट कर गए 1947 में। जब रशिया ने जो है वो हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये पूरा एक प्रोजेक्ट है ये चीज़, जब रशिया ने हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे लोग जो हैं, चूँकि ये करीब तर था, आने जाने के लिए जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो बहुत सारे लोग फिर आके पेशावर में आबाद हुए। बिल्कुल सही। और एक वक्त में तो अफ़गानिस्तान में सिखों की आबादी 1 लाख के करीब करीब बताई जा रही है। ये मैं 91-92 की बात कर रहा हूँ। और वही सिख लोग फिर पेशावर में जो है वो कामयाब हुए, आगे बढ़े, और वहाँ पे अच्छी खासी कम्युनिटी थी। लेकिन पिछले 8-10 सालों में मेरा ख्याल है कुछ 34 के करीब ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनको टारगेट किलिंग के जरिए उनको अपनी शॉप के अंदर बड़े बड़े मारूफ और मशहूर किस्म के सरदार, बिल्कुल यहाँ पर सियासी खिदमात। जी, श्रवण सिंह जो है वो उनकी सियासी खिदमात थी। और सबसे अहम शख्स जो था वो चरणजीत सिंह थे। उनको शूट कर दिया गया और कुछ लोगों के तो सिर कलम कर दिए गए। अब मैं इसलिए बातें हम नहीं बताना चाहते क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं फिर वो इसको दूसरे क्या बारे में उड़ लेते हैं। इनके पीछे क्या मुहर्रिकात थी? ये जो कैजुअलिटीज़ हुई, इनके पीछे देखिए ये जितने लोग भी मारे गए, इसमें ज़्यादातर की तादाद जो थी वो दुकानदार थे, ताजर लोग थे। इनमें से कुछ लोगों को उठा लिया गया और चूँकि ये पश्तो बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग नहीं हैं, मैंने 1-2 लोगों से दरख्वास्त भी की कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इंटरव्यू नहीं देना, जो होना था हमारे पास हो गया। मतलब ऐसे 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिनको उठाया गया, फिर उन्होंने वो जो है वो मुँह मांगी जो कीमत थी वो अदा करनी पड़ी, सब कुछ बेच बाज के। लेकिन वो लोग फिर पाकिस्तान छोड़ गए। तकरीबन जितने ख़ानदानों के लोग शहीद हुए, उनके पूरे ख़ानदान, सिर्फ घर नहीं, पूरे ख़ानदान जो है वो फिर माइग्रेट कर गए यहाँ से। ज़्यादा लोग इंडिया चले गए। सही। तो भूपिंदर सिंह लवली साहब, पंजाबी लहरा आपका एक खूबसूरत हवाला, खूबसूरत तारुफ।
बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ आपने बहुत से लोगों के किए, बहुत से लोगों को आपस में मिलवाया भी। ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें बहुत से ब्लूपर्स भी हमें मिलते हैं, बहुत जो है वो शुगली सीन भी, जी। वो फनी सीन भी जो है ना वो हो जाते हैं अक्सर रिकॉर्डिंग के दौरान। और फिर आपका तो सब्जेक्ट ही जो है वो तकरीबन 80 से ऊपर वाले बुजुर्ग होते हैं, जी। बाबे होते हैं, जिन्हें या तो कम सुनाई देता है, या सवाल उनसे कुछ किया जाए जवाब उसका कुछ मिलता है, जी जी या फिर अक्सर तो लोग तैयार ही नहीं होते इसके लिए जी जी। कि हम आपसे बातचीत करें। इतनी मुश्किलात के बावजूद ये सफ़र कैसा रहा? देखें, ये सफ़र जो है वो बहुत ही यूनिक है। उसकी वजह ये है कि मैं वो कमाल की बातें इसमें बताऊंगा कि जितने इंटरव्यू हम कर सके इतने इंटरव्यू हम नहीं कर सके। अच्छा, तो कितने कर सके अभी तक? तकरीबन 2000 के करीब जो है वो, मतलब 4000 की गिनती जो है वो, अल्लाह अकबर। जी। और आप हैरान होंगे कि कुछ जगहों में तो हमें दरवाजे से ही जो है वापस जो है वो ये कह के भेज दिया गया कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि हम गांव में पूछते हैं जाके कि आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग या मौजूद है, या हम अमूमन इंटरव्यूज़ लगाते हैं तो बहुत सारे लोग जो दूसरे पंजाब में बसते हैं, जिन्हों चढ़दा पंजाब कहते हैं, वहाँ से फिर वो हमें जो है वो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप वहाँ पे भी ज़रूर जाएं। तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है इकट्ठी करते रहते हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो हम पूछते हैं कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग लोग, तो बहुत सारे लोग हमसे हाथ भी नहीं मिलाते। अच्छा। हाँ जी। तो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में जो है वो ये बड़े लुकी से, पर हर जगह ऐसा नहीं है। 80-90% लोग जो है आपको बहुत वेलकम करते हैं, आपके लिए हर तरह के इंतज़ामात करते हैं। असल में ये जो इलाका है ना, गुजरांवाला हो गया, नारोवाल हो गया, लाहौर हो गया, शेखुपुरा हो गया, ननकाना साहब हो गया, फैसलाबाद हो गया, कसूर हो गया, मुल्तान हो गया, ये इलाके में सिखों की जागीरें ज़्यादा थी और सिख और मुसलमान लोग आपस में किसी न किसी तरीके से जो है वो कनेक्टेड थे। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो पोटोहार का इलाका है, या अगर आप रहीम यार ख़ान की तरफ चले जाएं, मियाँ वाली के ऊपर की तरफ चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, तो शायद आपको वो फीलिंग्स ना हो जो इन अज़ला में आपको देखने को। मतलब ज़्यादा मोहब्बत आपको सेंट्रल पंजाब से मिली। सेंट्रल पंजाब से ज़्यादा पंजाब के लोगों ने खुश दिली से आपको वेलकम किया जब भी आपके। कुछ इसमें बुरे वाक़यात भी जो हैं वो भी बड़े ही मज़ेदार किस्म के हैं। अच्छी जगह तो हमसे कैमरा ही रख लिया गया। अच्छा। कि आप हमारे गांव की वीडियो क्यों बना रहे हैं। छीन लिया गया कैमरा? जी जी, कैमरा छीन लिया गया। और फिर इस बात पे जो है वो हम तय पाए कि वो कार्ड हमने दे दिया तो कैमरा हम उनसे ले लिया, क्योंकि देखिए हमारा काम नफ़रत का नहीं है। वाह वाह। हर एक सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और बहुत जगहों पे तो हमें तो FIR भी भुगतनी पड़ी, जहाँ जहाँ हमने ड्रोन उड़ाना था। शुरू में बड़ा ख्वाहिश थी एक, भी ड्रोन उड़ाना है यहाँ पे, तो FIR हुई हम पे, तो वो भी भुगती हमने। हमारे कैमरामैन इस चीज़ के गवाह हैं, अभी सुन भी रहे हैं, उनने मार खाई, थाने देखे उन्होंने। अच्छा, तो ये बड़ा सिलसिला हमारे साथ पिछले 10 सालों में हुआ। मोहतरम नाज़रीन, मैं ये बात सुनने के बाद हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने कैमरामैन हज़रात के जो तासुरात हैं वो सुने, और उन्होंने इसको बिल्कुल खुश दिली से कबूल किया, और उन्होंने जब भी ये मामला बयान किया बड़ी खुशी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बयान किया कि ऐसे हमें पुलिस वालों ने पकड़ा और हमें ले गए। एक वाकया मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। जी जी। पंजाबी लहर ने एक टाइम पर जो है पंजाबी न्यूज़ शुरू की और ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। जी बिल्कुल। मैं वहाँ हाजिर होता था दफ्तर में। जी जी। हफ्ता और इतवार को, हाँ। सैटरडे और संडे। तो नासिर ढिल्लों साहब ने हमें एक दिन कहा जी कि वो कोरोना के दिन थे शुरू के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो सैनिटाइज़र आप ही लाहौर से लाए थे, जी जी। तो उसको हम जाके लोगों में तकसीम करेंगे। जी। तो मैं भी उनके साथ चला गया। हम फैसलाबाद में एक सड़क पर जो है वो तकसीम कर रहे थे, तो एक शख्स मेरे पास आया, उसको मैंने वो दिया सैनिटाइज़र, तो उसे पंजाबी में मुझे बड़ी सादगी से कहा, भाईजान इनू खाना किदा। मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा ये खाना नहीं है, ये जरासीम मारने के लिए हाथ पे लगाते हैं। नासिर भाई से जब मैंने ये बात शेयर की तो वो फिर मैं ऑन एयर बता नहीं सकता कि उन्होंने मुझे इसका क्या जवाब दिया। तो कोई ऐसा वाकया, कोई हसीन यादगार, कोई ऐसी याद जो आप आज भी अकेले बैठ के उसको सोच के हंसते हो। मेरे वाला वाकया बयान ना कीजिएगा, कोई और करे जरूर। के वाकयात बहुत से हैं। वो इसमें इस तरह है कि उन्होंने बुजुर्गों ने कुछ
गाली गलौज, बुजुर्ग आपको पता है कि पुराने स्वभाव जो उनका होता है, हाँ जी हाँ जी। तो वो जो है वो मैं उनको नहीं बयान करना चाहूँगा, एक दो वाक़यात बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक दो वाक़यात बड़े मेरे दिल के करीब हैं। नासिर भाई भी इस चीज़ के गवाह हैं कि हम एक लायलपुर के करीब एक गांव में गए, तो हमने देखा कि गांव के एक चौराहे के ऊपर जो है एक बुज़ुर्ग जो है वो दरख्त के नीचे खड़ा है, और हमने सोचा कि हमने उनको देखा तो हमने सोचा कि हम गांव का जो है एक विज़िट करते हैं और बाद में जो है वो बुज़ुर्ग से यहाँ पे मुलाकात करते हैं। तो बुज़ुर्ग ने भी हमें बड़े गौर से देखा। तो जैसे ही हम गाड़ी में आगे निकल गए तो 2-3 मिनट कुछ सेकंड तो हमें पता नहीं चला, लेकिन नासिर ने मुझे कहा पंजाबी च शीशे च वेख पीछे। मैं शीशे में जब पीछे देखा तो बुजुर्ग गाड़ी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा। और हमने गाड़ी खड़ी की तो शीशा नीचे किया। बुजुर्ग के पहले अल्फाज थे, बाबा जी ने साढ़े को पूछा तुसीं गुरबख्श सिंह दे पुत्तर हो? तो मैं चूँकि उन्हों दा भरम नहीं तोड़ना चाहता सी, मैं क्या हाँ जी गुरबख्श सिंह। तो बाबा जी दे अखां च अथरू आ गए, कहना मैंने पता सी तुसीं जरूर आओगे। होए होए होए। खुदा जाने गुरबख्श सिंह कौन सी कौन नहीं सी। बुजुर्गों नाल उस तो बाद भी बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई सी, लेकिन वो शीशे दे विच उन्हां दा गड्डी दे पिछे भजना और मेरे को पूछना, वो मेरी अखां दे सामने वो नज़ारा अज भी याद। वाह वाह वाह। और तुसीं यकीन करियो कि कुछ बुजुर्ग जड़े ने उन्हां दियां वेव्स, उन्हां दा गल करन दा स्टाइल इतना तो ज़बरदस्त होंदा है कि मैनूं ऐ लग रहा है कि बुजुर्ग उस कहानी दे विच उन्हां दे नाल मैं किधरे पिछे बैठा वां ते वो मैनूं लै के जा रहे हैं। क्या बात, क्या बात। ते वाक़यात बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सोहणे वाक़यात होए ने साडे नाल। बहुत मुश्किल वेला केड़ा आया तुहाडे ते? चूँकि हम उर्दू में बात कर रहे थे, लेकिन आपने पंजाबी में बात शुरू की तो मेरी जुबान से भी पंजाबी जो है फिर मैं जारी हो गई है। तो चलो फिर पंजाबी सी हुंदा है बंदे ते बड़ा औखा वेला भी एक आ जाता है। फील्ड विच रहिंदे होया यकीनन तुसीं इस गल नूं बेहतर समझदे हो कि बड़े मुश्किल तजर्बात तो इंसान नूं गुजरना पैंदा और वो जिंदगी दा हिस्सा ने। कोई ऐसा एक मुश्किल वेला कि जदों तुसीं समझिया होवे कि यार हुण बस करिए, असीं किहड़े काम पिछे पए हैं, सानूं इहदे चों हासिल तो कुछ नहीं हो रहा, असीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं जो सोच रहे हैं, वो किहड़ा वक्त सी? देखो जदों भी तुहानूं किसी चीज़ नाल लगाओ मुहब्बत हो जाती है ना, तो उस मुहब्बत दे विच वो जिहड़ी तुहाडी रोज़ाना दी मिलनसारी है या तुहाडा दा जिहड़ा काम है वो तुहानूं थकन नहीं दिंदा, बल्कि रोज़ाना तुहानूं वही मुहब्बत उठांदी है कि बई तुसीं ये काम करना है। मैं हमेशा इस काम नूं इबादत समझ के कीता है, बिना किसी लालच दे नाल। मैं जिन्ना भी चैनल्स दे नाल काम कीता, चाहे वो पाकिस्तान दे नैशनल मीडिया, मैं किसी चैनल तो कोशिश की कि रोटी भी ना खाधी जाए। अच्छा। पैसे ते दूर दी गल है। उसदी वजह यह है कि मैं समझदा कि मेरी इबादत है। और जिंदगी दे विच मेरे वालिद साहब भी क्या करते सन कि कोई ऐसा अच्छा काम जिहड़ा है वो करो कि मरण वेले तुहानूं लगे कि यार मैं एक काम जिहड़ा है वो अच्छा कीता है। वाह वाह। लेकिन तुहाडा जिहड़ा सवाल है, साडा जिहड़ा काम सी ना, ये भाजी बहुत मुश्किल काम सी। उसदी वजह यह है कि बहुत सारियां गल्लां बातां असीं मीडिया दे विच नहीं भी दस सकते। जी बिल्कुल। साड़ी मजबूरी होंदी है क्योंकि जदों तुसीं एक अपने सिर ते सहरा सजाना है ना, तो फिर उसदे पिछे मुश्किलात भी तुहानूं जरनियां पैण। बिल्कुल यही गल। ते मुश्किल ये होंदी है भाजी कि बहुत सारे लोग जिहड़े पाकिस्तानी लोग ने वो सानूं इंडियन समझते हैं। अच्छा। वो जी तुसीं तां इंडिया दे एजेंट हैगे हो। अच्छा। और इंडियन सानूं ऐ समझते हैं कि असीं कोई पाकिस्तानी दरबारी कोई सरकारी लोग तो ये बहुत मुश्किल होंदी है। मेरी कोशिश है कि जितने के लोग बाहरों आन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेट किया जाए जिन्ना के साढ़े कोल हो सकता है। वाह। सो ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि तुसीं अपने कारोबार च वक्त पैसा कढ़ के और तुसीं इहदे उपर लगातार लगाई जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं इस काम च कितना का पैसा है, लेकिन हाँ एक गल दी मैनूं बड़ी खुशी है कि वो गल जिहड़े लोग सरेआम मीडिया च नहीं करते सीगे, असीं उहदी एक पूरी लहर चला दी कि साडे चैनल वेखण तो बाद अज हज़ारां दी गिनती दे विच सैकड़ां दी गिनती दे विच जिहड़े ने वो यूट्यूब चैनल बने। ये काफ़ी मुश्किलात होंदियां ने सानूं, और कुछ लोग कुछ पिंडां दे विच असीं जाने आ, बजुर्ग सानूं मिलदे आ। हुण मैं तुहानूं एक छोटा जिहा वाकिया दस्सां। कुछ दिन पहले असीं एक पिंड गए तो
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ। अच्छा ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा 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 अच्छा। So- लेकिन इस दौर च मुसलमान होंदी हैसियत नाल मसला चूंकि उलमा दा है लेकिन ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਬਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਲਵਲੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ और खूबसूरत वाक़े ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पेश आए। मेरी ख्वाहिश थी कि उनको हम जो है वो अक्स बंद करते, जी जी उनकी वीडियोग्राफी होती। जी जी मेरी ख्वाहिश होगी कि अभी आप चूँकि वापस दोबारा यूरोप की हसीन वादियों में चले जाएंगे, जी। लेकिन दिल तो आपका पंजाब में है, जी बिल्कुल पंजाब से जुड़ा हुआ है। आप वापस ज़रूर आएंगे और अपने साथ फिर कई लोगों को लाएंगे। जी हम उनको खुश आमदीद कहने के लिए, उनकी राह में पलके फरशिरा करने के लिए बेचैन है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जब वापस तशरीफ़ लाएँ तो फिर कुछ ख़ास मौज़ूआत पर सेर हासिल बात आपके साथ ज़रूर की जाए। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे एडवांस में इसकी गुजारिश कर रहा हूँ। जी मैं आपके साथ, चूँकि आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम था और हम पोटोहार के इलाके में बांड शरीफ में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे, आपकी मेहरबानी। नेक्स्ट ये मेरा आपके साथ वादा रहा कि हम पंजाब के ऊपर एक ऐसी पॉडकास्ट करेंगे जिसमें 5 दरियाओं के आबाद जो कबीले थे और जो पंजाबी ज़ुबान के अल्फाज हैं, अक्षर हैं, और फिर वो गुरु अंगद देव जी महाराज ने उन अक्षरों को कैसे परोया, पंजाबी ज़ुबान कैसे आगे बढ़ी, पंजाब की बहुत सारी सकाफ़तों के बारे में हम इसमें डिटेल में कुछ पॉडकास्ट करेंगे। और साथ में साथ जो है खालसा राज के बारे में, क्योंकि ये बहुत सारे इबहाम पाए जाते हैं लोगों के जहनों में। जी जी तो उन इबहामात को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप खालसा राज महाराजा रंजीत सिंह का जो दौर था उस पर ज़रूर बात करें। जी, उस पर हम एक पॉडकास्ट करेंगे। साथ ही साथ 1947 में जो सियासी दर्जाबंदी थी मुस्लिम लीग की, कांग्रेस की और इनके रहनुमाओं की, चूँकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवालात बुज़ुर्ग लोग हमें बताते हैं कि आप लोगों की गलती थी, आप लोगों ने हमारे साथ शमूलियत नहीं की, तो इस वजह से कत्ल व गारत आपकी वजह से हुई। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवालात पाए जाते हैं कि जी 1947 में कत्ल व गारत आपने शुरू की या हमने शुरू की, या इस वजह से शुरू हुई या किस वजह से शुरू हुई। बिल्कुल। तो हम जो है वो इसको 1857 से लेकर 1947 तक जो है मैं आपको एक पूरा 100 साल का पीरियड है, 100 साल का पीरियड है। और उससे पहले जो है वो भी 100 साल पीरियड के ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं सरकार खालसा के बारे में, क्योंकि आपके करीब करीब लोगों में बहुत सारे यहाँ पे दबाव हैं। मैं एक छोटा सा क्लू यहाँ पे दे रहा हूँ ज़रूर कि सरकार खालसा में और उससे पहले ये बहुत सारे नवाब इस इलाके में होते थे। अमूमन खालसा राज को ख़त्म होने में जो है वो बताया जाता है कि दयान सिंह डोगरा और गुलाब सिंह डोगरा का हाथ था, लेकिन आखिरी जंग में जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुई बहुत सारे नवाबों ने अपनी फ़ौजें नहीं भेजी। ये भी एक अहम चैप्टर है, क्यों नहीं भेजी। और फिर सिख लोगों ने जो है, ये किताब भी है सिख राज किमें ख़त्म होया, उसके ऊपर किताब है। बहुत सारी पंजाब की हस्तियाँ हैं। ये मैं चाह रहा हूँ कि हम एक पूरी सीरीज़ जो है इसके ऊपर करें ज़रूर, ताकि यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भाइयों को, हमारे को नहीं पता कि महाराजा रंजीत सिंह के खालसा दरबार में जो अहम रुकन थे वो 20% से ज़्यादा मुसलमान रुकन थे। अच्छा। और उनके बहुत सारे नाम, उनके फैमिली बायोडाटा, महाराजा रंजीत सिंह किस किस मस्जिद को जो है वो ग्रांट देते थे, उसका पूरा बायोडाटा मैं आपके सामने इधर पेश करूँ। ज़रूर ज़रूर। और मैं जब भी पाकिस्तान दोबारा आया, ये मेरा आपके साथ वादा है, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। हाँ। भुपिंदर सिंह लवली जी, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपको धन्यवाद करूँगा। थैंक यू। धन्यवाद जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत जनाब। भुपिंदर सिंह लवली साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब की तारीख, सकाफ़त और यहाँ पर खुसूसन सिख मत की खिदमत के हवाले से एक मोतबर हवाला है और पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और बहुत सी फैमिलीज़ को आपस में मिलवाया भी। बहुत से लोग जो हैं, आज हम शुमिया किस्मत के वक्त की दामन में फ़राख दिली न थी, तंग दिली के बायस हम जो है वो कुछ बातें जो करनी थी वो रह गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में लवली भाई के साथ ये बातें भी की जाएंगी और वो बहुत से सवालात जो अपने जवाबात तलाश कर रहे हैं,
जो पंजाब की तारीख से मुल्हिक हैं, पंजाब की तारीख से जुड़े, पंजाब की सकाफ़त से जुड़े, यहाँ पर मौजूद नज़रियात से जुड़े और यहाँ पर होने वाली हुकूमतों से जुड़े, जो सवालात अपने जवाबात तलाश कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लवली भाई से पूछने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और यकीनन आप तक पहुँचाएँगे। अपने मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।